वीएस क्लासेस ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियां और एमपीपीएससी प्री के अंदर हम इसे मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर रुक करके कि मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हमने पर्वत पठार पहले पढ़ लिया है, यानी उससे रिलेटेड जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है वो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। साथ में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो आप जाकर के उसे देखिएगा, आपके एग्जाम पर्पज से है, सब कुछ बढ़िया से है, ठीक है। तो देखिए, एमपीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसे समझिए। पहले हम नदियों के उद्गम और संगम को देखेंगे, कहाँ उनका अवसान है, कहाँ जाकर के नदियां मिल रही हैं, लंबाई या जल निकासी क्षेत्र, उनका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे। साथ में नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं, स्थान है, उनके बारे में देखेंगे। प्रमुख जलप्रपातों और नदियों से संबंधित जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश के जल निकास परिवेश की या प्रणाली की बात करते हैं। तो जल निकासी प्रणाली में 6 यहाँ पे जल निकासी प्रणाली तंत्र जो है इसमें मिलेगा देखने के लिए, यानी आपको प्रमुख 6 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में नदियों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। या कह सकते हैं आप कि नदियां जितनी हैं या जितने प्रकार की नदियां बहती हैं, किस प्रकार ये जल की कमी को पूरा करती हैं, उस क्षेत्र के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। गंगा ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, नर्मदा जल निकासी प्रणाली, ताप्ती ड्रेनेज सिस्टम, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, माही ड्रेनेज सिस्टम और महानदी। देखिए, कुछ नदियों के नाम है जैसे गोदावरी, गंगा, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बहती, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं कुछ वहां जाकर के मिलती है, गंगा में मिलती है, गोदावरी में मिलती है, यमुना में मिलती हैं और जाकर के वो क्या करती हैं, फिर महाना बनाती हैं। कोई समुद्र में जाकर के महाना बना रहा है, कोई जाकर के किसी प्रमुख नदी में जाकर के मिल रही हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें भी हम मध्य प्रदेश के नदी प्रणालियों में जो है पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे देख लीजिए, गंगा नदी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है और मध्य प्रदेश की जितनी प्रमुख नदियां हैं और जो गंगा की प्रमुख नदियां हैं अपने मध्य प्रदेश से निकलती, वो जाकर के गंगा में मिलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में, यानी कह सकते हैं आप यहाँ कि जो गंगा नदी बेसिन है वो मध्य प्रदेश की बहुत सी नदियों का पानी जो है समुद्र में लेकर के पहुंचाती है, ठीक है। इसी वजह से हम गंगा के ड्रेनेज सिस्टम को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो गंगा के ड्रेनेज सिस्टम में आपको यमुना नदी का पानी मिल जाएगा, यानी यमुना नदी निकासी बेसिन इसमें शामिल होगा, टोंस नदी का बेसिन शामिल होगा, साथ में सोन नदी बेसिन भी इसमें शामिल होगा। लास्ट में यहाँ एक फैक्ट के तौर पे दिया है कि यमुना नदी बेसिन, इसकी कौन कौन सी नदियां सहायक है जो कि हमारे मध्य प्रदेश से हैं, तो चंबल है, केन है, धसान, बेतवा, कुंवारी, सिंध, जमानी आदि। ये सभी किसकी, ये यमुना की सहायक नदियां हैं और यमुना नदी निकासी का निर्माण करती हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा ओवरऑल जो व्यू है, उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। ये सारी चीजें हम डिटेल में अब जाकर के पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले नर्मदा नदी बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहिए, सबसे प्रमुख नदी कहिए या सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र वाला नदी कहिए, वो नर्मदा नदी बेसिन ही है, ठीक है। सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। पूर्व में नर्मदा को जो है रेवा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, रेवा के नाम से जाना जाता था। और ये नाम कहाँ मिलता है, ये नाम आपको मिलेगा सामवेद में, ठीक है। कहाँ मिलता है, वेदों में से सामवेद में नाम लिखा हुआ है रेवा। क्लियर है? इसके अलावा इसे सोमो देवी, मैकल सुता और नमोदोस कहा जाता है। और नमोदोस नाम देने वाले हैं वो है भूवैज्ञानी टॉलमी, इनके द्वारा नर्मदा का नाम नमोदोस दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सारे, आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में ये सारी चीजें आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक रूप से मगरमच्छ को नर्मदा का वाहक माना जाता है। जहां से ये निकली है, मैकल सुता से यानी अमरकंटक से। अगर आप उधर जाते हैं, विजिट करते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको नर्मदा नदी की जो है मूर्ति या आपको उसके पिक्चर्स मिलेंगे फ्रेम वाले, तो उसमें आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी या नर्मदा माता को एक मगरमच्छ के रूप में मगरमच्छ के ऊपर बैठाया गया है। तो ये पौराणिक कथाओं में ये माना गया है कि मगरमच्छ जो है नर्मदा नदी का वाहक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ओरिजिन को समझते हैं।
कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो मैंने एक बार बता दिया है, फिर से हम देखते हैं कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है और मैकाल पर्वत से। कहाँ से? मैकाल पर्वत। पिछली वीडियो में हमने पर्वतों को कवर किया है, जिसमें हमने बताया था दो प्रमुख पर्वत थे, विंध्य और सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का एकदम पूर्वी हिस्सा ये मैकाल पर्वत कहलाता है, जहां अमरकंटक स्थित है और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1057 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है लगभग, और रिफ्ट घाटियों से होते हुए जो है यह पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है और कम नदियों में से, यानी दो ही नदियां आपकी जो है मध्य प्रदेश की वो पश्चिम दिशा में बहती है, बाकी जो है कोई उत्तर में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में या दक्षिण में जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, संगम की बात करते हैं या इसके अवसान की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी गुजरात की ओर जाती है और गुजरात में बारूक के पास अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। ठीक है, जिसे कॉम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है, और ये समुद्र में ही जाकर के अपना मुहाना बनाती है। कितनी चीजें क्लियर है? नर्मदा नदी से रिलेटेड और भी चीजें हैं यहाँ पे, जिन्हें हम देख लेते हैं डिटेल में। जैसे जल निकासी क्षेत्र, यानी इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदियों में से 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, कहाँ कहाँ बहती है, किन किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश में तो बहती ही है, साथ में ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन क्षेत्रों में भी बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जितना प्रतिशत है उसके लगभग 87% प्रवाह क्षेत्र, यानी नदियों का प्रवाह क्षेत्र अगर हम लेते हैं तो उसमें से लगभग 87% प्रवाह क्षेत्र नर्मदा नदी या उसके सहायक नदियों के द्वारा ही घेरा जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई, थोड़ा सा डेटा भी हम देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे इसकी लंबाई कितनी है? कुल 1213 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 है। गुजरात सीमा, यानी इस नदी की कितनी सीमा जो है दूसरे राज्यों को छूती है, तो गुजरात की सीमा जो है नर्मदा नदी की 40 किलोमीटर एरिया को कवर करती है, टच करती है। वहीं महाराष्ट्र जो है 32 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। क्लियर है? चलिए इसकी सहायक नदियों को समझ लेते हैं। ठीक, देखिए नर्मदा नदी की वैसे तो लगभग कितनी है? कुल 41 सबसे ज्यादा सहायक नदियां भी हैं, इसकी ध्यान रखिएगा। तो 41 इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ प्रमुख है उसको समझ लेते हैं। अगर इसके दाहिने किनारे की बात करें, ठीक है, यानी ऊपरी छोर की बात करें, तो दाहिने किनारे पर जो सहायक नदियां हैं वो है हिरन, टिंडोनी, वरना, चंद्रशेखर, मान, नथाली। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो नर्मदा के दाहिने किनारे पर बहती हैं और उसकी सहायक नदियां हैं। अगर बाएं किनारे की बात करें तो बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कुंडी, देव, कुई आदि, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 लाइनर में आपके आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे, तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी है या इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप एक नजर इसे देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नर्मदा नदी के कुछ प्रमुख जलप्रपात या झरनों के बारे में समझ लेते हैं। बहुत तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं तो आपको पता होगा, फिर भी हम यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कपिल धारा, जहाँ से उसका उद्गम हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वहीं पर है, यानी अनूपपुर में ही कपिल धारा, जिसकी हाइट लगभग 24 मीटर है। दूसरा है दुग्ध धारा, ये भी आपके अमरकंटक में ही अनूपपुर जिले में आता है, 4.6 मीटर लगभग इसकी हाइट है। क्लियर है? उसके बाद एक और देख लेते हैं जो कि आपका धुआंधार है। कहाँ पे है? आप जबलपुर जाते हैं आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा। ये कहाँ बनी है? नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है और 18 मीटर लगभग इसकी हाइट है। वहीं आगे बढ़े तो यहाँ हम मंदार जलप्रपात की बात करते हैं, लगभग 12 मीटर इसकी हाइट है और ये कहाँ पर है? ओमकारेश्वर खंडवा में है। क्लियर है? अगला जो जलप्रपात है वो है सहस्त्रधारा। कहाँ है ये? महेश्वर में। ये जो मैं नाम ले रही हूँ, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अनूपपुर, ये जबलपुर, ये इससे ये भी आपको निकल के आता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। ये तो दर्शनीय या प्रदर्शनीय स्थल तो है ही, साथ में शहरों के नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सहस्त्रधारा कहाँ है? महेश्वर में है, खरगोन में, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है, बनी हुई है। ठीक है, 6.7 मीटर इसकी लगभग हाइट है। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? इन जलप्रपातों की।
एक और है आपका दर्दी जलप्रपात, ये कहाँ है? ओमकारेश्वर खंडवा में। यानी आपको नर्मदा नदी पर बनी 2 जलप्रपात मिल जाती है, एक दर्दी हो गया, दूसरा आपका मानधार। और दर्दी की हाइट लगभग 12 मीटर है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर देख लिया क्या चीजें, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर उनके जो जलप्रपात है प्रमुख उसको समझ लिया। ठीक, आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी के परियोजनाओं को। तो किस किस उद्देश्य से? कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल आपूर्ति के लिए चाहिए यानी पेयजल के लिए, और बिजली उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लान या बांध बनाए जाते हैं, उन्हीं परियोजनाओं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखिए कौन सा, हाँ एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि जो नर्मदा नदी पर जितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं, क्यों? भारत की ये सबसे बड़ी परियोजना है। मतलब नर्मदा नदी पे जितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं उनमें ऐसे भी बांध है जो भारत में सबसे बड़े बांध के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बांध किसी अगर नदी में बनी है वो है नर्मदा नदी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। शामिल राज्य, जो नर्मदा नदी पे जितने भी परियोजनाएं या बांध बनाई गई हैं उसमें जो शामिल राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहां वो बहती है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन्हीं राज्यों की परियोजनाएं हैं जो मिली जुली आपको देखने को मिल जाएगी। कुल बांधों की बात कर ले तो 30 बड़े बांध इस नदी पर बने हुए हैं, 135 जो है मध्यम ऊंचाई के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 135 जो है मध्यम वर्ग के आपकी परियोजनाएं मिल जाएंगी, बांध मिल जाएंगी, और 3000 छोटे छोटे बांध, आप देख पा रहे हैं कितने सारे बांध बने हुए हैं नर्मदा नदी पे। ठीक है, सभी को हम यहाँ पर एक एक करके फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंदिरा सागर बांध परियोजना की बात करते हैं। कहाँ बना है? स्थान खंडवा में है, नर्मदा नदी पर बनी है, और ये नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जलाशय भी माना जाता है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा बांध है ये। यहाँ पे विद्युत उत्पादन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और कितना? 1000 मेगावाट तक की बिजली यहाँ से उत्पन्न की जाती है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि इंदिरा सागर बांध परियोजना कितने मेगावाट की यानी कितने क्षमता की जो है विद्युत उत्पादन यहाँ से की जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा जो इंदिरा सागर परियोजना है वो है खंडवा में, और यहाँ पर 1000 मेगावाट तक की बिजली जो है उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है सरदार सरोवर परियोजना। कहाँ बना है? गुजरात में है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा बांध कह सकते हैं, और 138 मीटर इसकी हाइट है, 138 मीटर इसकी ऊंचाई है। शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन राज्यों की ये मिली जुली एक परियोजना है। ये अभी काफी इनफ नहीं है, मतलब और भी ऐसे परियोजनाएं और बांध हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ये कहाँ है? ये भी आपका खंडवा में है, नर्मदा नदी पर बनी है। इसकी अगर विद्युत उत्पादन की क्षमता की बात करें तो 520 मेगावाट इसकी क्षमता है विद्युत उत्पादन की। प्रमुख धार्मिक स्थल ओमकारेश्वर हो गया, और यहाँ ओमकारेश्वर में क्या है आपका? ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पूछा गया है कि जो धार्मिक स्थल है ओमकारेश्वर ये किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर है? आगे महेश्वर परियोजना कहाँ है? ये खरगोन में है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है, और ये किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो बिजली उत्पादन हेतु ये बनाया गया है। सिंचाई के काम में भी आता है, पेयजल भी उपलब्ध कराता है उस क्षेत्र में। ठीक है, अगला है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या? बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पे बनी हुई है ये, और बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब है सिंचाई में भी उपयोग हो रही है, बिजली बनाने में भी उपयोग हो रही है, पेयजल के रूप में भी उपयोग हो रही है, अन्य कार्यों में उपयोग हो रही है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। साथ में कई राज्यों की ये मिली जुली परियोजना होती है, तो सभी राज्यों को इससे बेनिफिट होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका नाम बदला गया है, इसका बरगी बांध जो है इसे कहा जाता है, और बाद में इसका नाम जो है बदल दिया गया था, क्या रखा गया? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। पहले इसका नाम बरगी परियोजना हुआ करता था। ठीक है, इसके उद्देश्यों की बात करें तो मैंने बताया कि ये बहुउद्देशीय कैसे? सिंचाई, बांध निर्माण, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि। यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है तो कितना होता है? तो लगभग 90 मेगावाट तक की बिजली यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। तो ये थे नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं, किस तरह की? बांध परियोजनाएं। ठीक है, चलिए
अब दूसरा जो प्रमुख नदी है सोन नदी, नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख नदी है सोन नदी, उसे भी हम यहाँ समझते हैं। देखिए प्राचीन समय में इसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता था और एक और नाम मिल जाएगा हिरण्यबाहु। सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्वर्ण नदी है, कई जगह पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, संगम की बात करें इसकी, पहले तो उद्गम देखते हैं। ये भी अमरकंटक से निकलता है, अनूपपुर से उत्तर पश्चिम दिशा में इसका प्रवाह होता है। ठीक है, और कहाँ जाकर के ये आपका मिल जाती है, आगे जाती है, ये उत्तर में बिहार में बहती है और यमुना में मिलती है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ बह रही है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं आपकी, एक नर्मदा हो गई, एक जोइला है और एक सोन है। तो जो आपकी नर्मदा है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और जो आपकी सोन नदी है वो उत्तर पूर्व दिशा में बह जाती है और इसी तरह जोइला की बात करें तो वो भी आपके पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है ना, तो ये जाकर के कहा यमुना में मिलती है, बिहार में दानापुर के पास। क्लियर है इतनी चीजें। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर तक इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, और ये भी एक संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हम जल निकासी क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, मतलब कितने प्रवाह क्षेत्र में, कितने किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में ये जो है बहता है या वहां पे वो जल उपलब्ध कराती है। इसकी अगर बात करें तो 17,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन से राज्यों को कवर करता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों को ये कवर करती है। परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो ये मिश्रित परियोजना है, कौन कौन से राज्यों की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। कौन सा हमने देखा था अभी, बाण सागर परियोजना की हम बात कर रहे हैं, यह एक मिश्रित और संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो नदी की सहायक नदियां हैं रिहंद और जोहिला, ये 2 सहायक नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। जैसे मैंने बताया था अमरकंटक से जोहिला नदी निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, वो सोन नदी में मिलती है और सोन की सहायक नदी बनती है। क्लियर है, चलिए अब तीसरी जो प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की चंबल नदी, इसको हम देख लेते हैं। प्राचीन काल में इसे चरमावती के नाम से जाना जाता था, यानी उसका ऐतिहासिक नाम है क्या है, चरमावती। उद्गम की बात करें तो इंदौर से, जिला इंदौर से, महू से इसका उद्गम होता है और पहाड़ी का नाम है जनापाव पहाड़ी। क्लियर है, जनापाव पहाड़ी, महू इंदौर से इसका उद्गम हुआ है। संगम कहाँ पे जाके ये मिलती है, ये तो इसका अवसान यमुना नदी में है और यमुना नदी में कहा, इटावा में जाके ये मिलती है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, आगे इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और सीमाओं की बात करें, यानी कौन कौन से राज्य जो है इसकी सीमा पे लगते हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का लगभग 112 किलोमीटर इस नदी को टच करती है। ठीक है, यानी इस नदी के किनारे पे बहती है, बसी हुई है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का लगभग 216 किलोमीटर जो एरिया है इस नदी के किनारे पे लगता है, इन दोनों राज्यों का मिश्रित क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल निकासी की बात करें तो लगभग 59,000 यानी लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका जो है प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना, चलिए झरने की बात करें तो ये जो नाम बता रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, इन्हें नोट करिएगा। एक चीज और बता रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो नोट्स हमारे साथ में बनाते चलिएगा, चीजों को रिवाइज करिएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपके एग्जाम में एक साथ आपको रिवाइज करना पड़ना नहीं हो पाता है, इसलिए सारी चीजें हम साथ में देखेंगे और बीच बीच में आप इन्हें रिवीजन जो है करते रहिएगा। अगर प्रमुख झरनों की हम बात करते हैं तो चुलिया जलप्रपात लगभग 16 मीटर इसकी हाइट है, कहाँ, मंदसौर में है, चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक है, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है, इंदौर में। झड़ीदार ये जलप्रपात इंदौर में है। ठीक है, तो एक मंदसौर में है, 2 आपके पाताल पानी और झड़ीदार, ये कहाँ है, इंदौर में, चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थान, तो चंबल नदी के किनारे पे बसे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना, मंदसौर, नीमच आदि। जितनी जरूरी जो बांध हैं, ये परियोजनाएं हैं, उतना ही जरूरी है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नीमच कहाँ पे है, रतलाम। ठीक है, तो ये पूछे गए हैं। जैसे उज्जैन के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे पे बसा है। ओमकारेश्वर का पूछा जाता है, महेश्वर का पूछा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा प्रमुख स्थल में आ जाते हैं, दार्शनिक स्थल में आते हैं, इसलिए इन सभी चीजों को भी आप साथ में कवर करते चलेंगे।
परियोजनाओं की बात करें तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर में है, राणा सागर बांध परियोजना जो कि चंबल नदी पर ही बनी हुई है, जवाहर सागर कोटा कहाँ, राजस्थान में, तो ये दोनों आपके राजस्थान में, वो मंदसौर में मध्य प्रदेश में। तो ये सभी किसमें, चंबल नदी पर ही बनी हुई बांध परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मिश्रित परियोजनाएं हैं। ठीक है, सहायक नदियों की बात करें तो क्षिप्रा, पार्वती, कूनू, काली सिंध, कुमारी, बनास, सिवना आदि ये कुछ प्रमुख नदियां हैं और इनका प्रवाह क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में है। और जितने भी चाहे कृषि के रूप में हो, चाहे आपके पेय योग्य जल प्रदाय करने में हो, बिजली उत्पादन में हो, इन सभी नदियों का महत्व है, इसलिए इन्हें भी हम जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है ताप्ती नदी, इसकी बात करें तो प्राचीन काल में इसे तापी के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं में या धार्मिक मान्यताओं में इसे जो है सूर्य पुत्री माना जाता है, साथ में शनि देव की बहन, ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है। ठीक है, उद्गम की बात करें तो मुल्ताई बैतूल जिला से इसका उद्गम हुआ है। संगम या प्रवाह की बात करें तो ये कहाँ जाके मिलती है, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में मिलती है, सूरत यानी गुजरात के पास। क्लियर है। सहायक नदियां कौन कौन सी है ताप्ती की, तो पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी, शिवा, अमरावती, ये जो है प्रमुख सहायक नदी है ताप्ती नदी की। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है, जैसे मैंने अभी बताया था किसका, नर्मदा नदी का, उसका प्रवाह पश्चिम की ओर है। सेम वैसा ही आपकी ताप्ती नदी का प्रवाह भी पश्चिम की ओर है। ठीक है, और भ्रष्ट घाटियों में इसका प्रवाह आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रमुख स्थान मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपानगर, सूरत, ये ऐसे शहर हैं या क्षेत्र हैं जो ताप्ती नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। कुल प्रवाह क्षेत्र लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो है बहती है। और मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो लगभग 51,504 किलोमीटर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें परियोजना की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो आपको परियोजना इसमें देखने को मिल जाएगी। एक है उकाई परियोजना, बांध परियोजना जो कि गुजरात में है, और दूसरा है आपका काकरापारा परियोजना, ये भी गुजरात में है, किसपे, ताप्ती नदी पे बनी हुई परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली नदी को हम कवर करते हैं, बेतवा नदी। तो नर्मदा के बाद हो गया सोन, सोन के बाद चंबल, ताप्ती, और उसके बाद महत्वपूर्ण नदियों में से बेतवा नदी, इसका भी बहुत महत्व है क्योंकि इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन भी आप कर लीजिएगा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है किसे, वो है बेतवा नदी। चलिए इसका थोड़ा परिचय देखते हैं। इसे जो है पहले वेत्रवती, यानी प्राचीन नाम इसका वेत्रवती था, वेत्रवती के नाम से जाना जाता था। कुल लंबाई इसकी 590 किलोमीटर है और जिला रायसेन से इसका उद्गम हुआ है। जिला रायसेन, ग्राम कुमरा, कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, कहाँ मिलती है, तो यमुना में जाकर के ये मिलती है हमीरपुर में। कितनी चीजें हो गई, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, साथ में इसे दक्षिण की जो है क्या, गंगा कहा जाता है। कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश में इसे जो है गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, साथ में इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किस आधार पे, तो प्रदूषण के आधार पे इसे ऐसा कहा जाता है। क्लियर है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो बीना और धसान ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी, बेतवा की सहायक नदियां हैं। आगे इसमें अगर परियोजनाओं की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है ये परियोजना कई बार कि किस नदी पे बनी है, तो हलाली परियोजना, जिसका दूसरा नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, बेतवा नदी पे बनी हुई है। माता टीला बांध परियोजना, जिसे एक और नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि बेतवा नदी पर आपकी बनी हुई है। प्रमुख स्थल या स्थान जो इस नदी के किनारे पे बसे हुए हैं कौन कौन से हैं, सांची, ओरछा, विदिशा और अशोकनगर, ये प्रमुख शहर है जो कि बेतवा नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। कितनी चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेतवा नदी का हमने जो मुख्य प्रारूप है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे बेतवा की सहायक नदियां हैं, उसे भी थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बेतवा की सहायक नदियों में जामनी नदी की बात करते हैं सबसे पहले। इसका उद्गम हुआ है जिला सागर से। संगम या अवसान कहाँ पे हुआ है, बेतवा नदी में ही ये जाके मिलती है। लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है
और इसकी भी सहायक नदियां जो कि जमसर और राजतक नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, टीकमगढ़ ये प्रमुख शहर है, इसके किनारे पे बसा हुआ है और टीकमगढ़ को जो है जलापूर्ति कराने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जामनी नदी का रहा है। वहीं हम केरवा नदी की बात करें तो ये भोपाल से निकलती है, बेतवा की सहायक नदी है। तीसरा है धसान, इसका उद्गम कहाँ, रायसेन के बेगमगंज से हुआ है, बेतवा में जाके मिलती है। कुल लंबाई लगभग 365 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। यहाँ हम कहाँ बात कर रहे हैं, किसमें जाकर के आपकी मिल रही है, आपकी बेतवा नदी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 240 किलोमीटर है। बीना नदी ये कहाँ पर है, तो ये रायसेन में ही इसका उद्गम हुआ है। आगे चल करके इसके जो प्रमुख शहर हैं कौन कौन से जो है इनके किनारे पे बसे वो है एरर, बीना, सागर, ध्यान रखिएगा। और जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात जो है इस नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि बेतवा की सहायक नदी है और 38 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, कहाँ पर, वैसे ये कहाँ पे है, रायसेन में। रायसेन में जो जगह है वो है राहतगढ़, यहाँ पर ये स्थित है। कुछ एक चीज और रह गया है, एक नदी कोलार नदी, इसका उद्गम है सीहोर और संगम बेतवा में जाके ये मिलती है। और ये परियोजना इसके ऊपर जो बनी है वो है कोलार बांध परियोजना, भोपाल में ये स्थित है। ठीक है, कोलार बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है, बेतवा की सहायक नदी पे बनी हुई है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक और आपको बांध मिल जाएगा, साइक्लोपियन बांध। ठीक है, साइक्लोपियन बांध कहाँ बना है, भोपाल में है ये, जो आपकी बेतवा नदी है उसी पे बनी है। और साथ में एक चीज बताया है यहाँ पे फैक्ट के तौर पे कि राजा भोज द्वारा इसे जो है निर्मित कराया गया था। ठीक है, भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने की थी, परमार शासक। ठीक है, तो राजा भोज के द्वारा निर्मित कराया गया था और होशंग शाह द्वारा इसे जो है नष्ट करवा दिया गया था। यहाँ पे हमने बेतवा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती, इन प्रमुख नदियों को देखा और बेतवा की सहायक नदियों के बारे में हमने देखा। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख शहर इनके किनारे पे बसे हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं, उनका उद्गम, उनका अवसान, लंबाई आदि, इन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। लेकिन ये अभी जो है काफी लास्ट नहीं है, अभी भी इसमें मध्य प्रदेश की नदियां और भी बाकी है। इसके लिए आपको दूसरे पार्ट में हम लेकर के आएंगे इसके लिए वीडियो। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।